हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10, नया चैप्टर जिसका नाम है सेल साइकिल एंड डिवीजन। और ये स्पेसिफिक यूनिट 3 जो कि थी साइटोलॉजी, उस यूनिट का लास्ट चैप्टर है। इस पर्टिकुलर यूनिट में साइटोलॉजी में मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर हमने पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स, मतलब हमने पहले सेल का स्ट्रक्चर समझा, फिर हमने सेल के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स का डिस्कशन किया इन द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब बॉडी में जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तभी आपकी ग्रोथ हुई है। सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, कई सारी सेल्स की डेथ हो जाती है, वो रीजनरेट हो रही हैं। तो ये सारी प्रोसेसेस कैसे हो रही हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बेसिक समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो अगर मैं आपको समझाऊं कि सेल साइकिल होती क्या है और उसके भी पहले कि सेल डिवीजन की ज़रूरत क्या पड़ी, सेल्स को डिवाइड क्यों होना पड़ रहा है, नहीं होती। अभी आपने जो एक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है, इतना अच्छा सा बड़ा सा, वो ठीक है, उतना ही सफिशिएंट था। लेकिन सेल्स को डिवाइड होने की क्या जरूरत पड़ गई? तो सेल्स को डिवाइड होने की जरूरत यह है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द डिवीजन एंड एनलार्जमेंट ऑफ सेल। बिकॉज हमारी बॉडी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है एंड एट सर्टेन एज वी विल गोना रिप्रोड्यूस। सभी ना कभी एट सम स्टेज ऑफ लाइफ दे विल गोना रिप्रोड्यूस, दे विल प्रोड्यूस, एवरीवन दे विल गोना प्रोड्यूस देयर यंग वंस। तो रिप्रोडक्शन के लिए एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी सेल डिवीजन इज वेरी वेरी नेसेसरी। अगर सेल्स डिवाइड ही नहीं होंगी, उनमें मल्टीप्लिकेशंस ही नहीं होंगे, मतलब डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन इज सेम इन बायोलॉजी। जैसे मैथ्स का डिवाइड और मल्टीप्लाई अलग अलग है, लेकिन अगर हम बायो में बात करते हैं तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होना इज सेम। द मैकेनिज्म ऑफ डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल टुगेदर कंस्टिट्यूट सेल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम बोलें कि सेल रिप्रोड्यूस कर रही है, इससे आप क्या समझते हैं? तो इससे आप ये समझते हैं द मैकेनिज्म ऑफ डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन। सेल डिवाइड भी कर रही है और मल्टीप्लाई भी कर रही है। पहले 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, अपने नंबर को कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। दैट इज रेफर टू एज सेल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज बेसिकली होता यही है कि अपना नंबर इंक्रीज करना। ह्यूमन में रिप्रोडक्शन का सेंस क्या होता है? हर कोई इंडिविजुअल अपने ही जैसे दिखने वाले यंग वंस को प्रोड्यूस करता है एंड दैट इज नोन एज सेल रिप्रोडक्शन। वही चीज़ें यहाँ पे सेल कर रही है, तो इट इज नोन एज सेल रिप्रोडक्शन। तो आपको समझ में आया, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन वो दो जरूरी चीजें हैं जिसके कारण सेल को डिवाइड होना है। अब पढ़ रहे हैं चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यही नहीं पता कि सेल को डिवाइड क्यों होना है। तो फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, ये दो रीजन है जिसके कारण सेल हमारी डिवाइड हो रही है। नाउ व्हाट इज सेल साइकिल? It is the life period of a cell during which a cell synthesizes DNA, replication, grows and divide into 2 daughter cell. अब आप याद रखिए सेल साइकिल में क्या क्या होता है, सेल डिवीजन की प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो सेल जब भी डिवाइड होती है, देयर आर 3 इवेंट दैट अकर। बस अभी से शुरू से ही आप यही बात याद रख के रखो कि जब भी सेल 1 से 2 बनेगी, मतलब सेल क्या होगी? डिवाइड होगी। तो हमेशा 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 क्या होंगी? हमेशा हमेशा 3 चीजें होंगी। नंबर 1 जो होगा दैट इज रेप्लिकेशन। नंबर 1 क्या होगा? डीएनए बढ़ेगा। सबसे पहले क्या होगा? डीएनए का अमाउंट डबल होगा, डीएनए बनेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज रेप्लिकेशन। सेकेंड स्टेप होता है ग्रोथ। ग्रोथ भी कैसा? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। कैसी ग्रोथ? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। दिस इज सेकेंड स्टेप जिसमें सेल अपना साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगी। एंड थर्डली डिविजन। थर्ड स्टेप क्या होगी? फाइनली सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो कोई सा भी अगर सेल डिवाइड हो रहा है
तो वहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 क्या होता है वहाँ पे, सबसे पहले होता है डीएनए का सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसाइज होता है, डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस जिसे आप क्या बोलते हो, रेप्लिकेशन। तो डीएनए का सिंथेसिस क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। कभी भी अगर रेप्लिकेशन बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, क्या फॉर्म हुआ है, क्या बना है, डीएनए बना है। सेकंड होता है, सेकेंडली क्या होता है, सेकंड नंबर पे होती है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। सेकंड नंबर पे क्या होती है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। सेकेंड नंबर पे क्या होती है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। एंड लास्टली थर्ड नंबर पे क्या होता है, थर्ड नंबर पे फाइनली सेल डिवाइड्स इनटू 2। डिवीजन लिख देती हूँ मैं, ठीक है, डिवीजन, सेल डिवाइड इनटू 2। तो 3 स्टेप में होती है कोई सा सेल डिवीजन। सबसे पहले होगा डीएनए का सिंथेसिस, दैट इज रेप्लिकेशन। सेकंड स्टेप में होगा साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, साइटोप्लाज्म ग्रो करेगा। एंड थर्ड स्टेप में हो जाएगी सेल डिवाइड। ऑल दीज प्रोसेसेस जब एक साइकिल में होती हैं, एक के बाद एक होती है और फिर फर्स्ट प्रोसेस रिपीट होती है, इट इज रेफर्ड टू एज सेल साइकिल। Cell growth, cytoplasmic increase is a continuous process. DNA synthesis occurs only at a specific stage. अब 3 चीजें हो रही हैं, आपको मैंने याद करा दिया 3 चीजें हो रही हैं। अब ये 3 चीजें कब कौन सी जगह हो रही हैं, किस फेज में हो रही हैं, उनको एक सीक्वेंस वाले ऑर्डर में हमने सेट किया है। एंड दैट सीक्वेंस्ड ऑर्डर इज रेफर्ड टू एज सेल साइकिल, एंड दैट सीक्वेंस्ड ऑर्डर इज रेफर्ड टू एज सेल साइकिल। ये जो 3 इवेंट हो रहे हैं, इनको जब हमने एक साइक्लिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, दे आर नाउ रेफर्ड टू एज सेल साइकिल। समझ में आ गई बात। ड्यूरेशन ऑफ अ सेल साइकिल वेरीज इन ईच ऑर्गेनिज्म एंड इन ईच सेल टाइप। हर ऑर्गेनिज्म में सेल कितनी देर में डिवाइड कर रही है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ड्यूरेशन ऑफ अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल। जैसे अगर हम अपनी बात करें, हम किसी भी ह्यूमन सेल की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन सेल डिवाइड इन अबाउट 24 आवर्स। एक ह्यूमन सेल 24 घंटे में डिवाइड होती है। लेकिन अगर हम वही फंगस में बात करें, ईस्ट में बात करें, तो ईस्ट में सिर्फ 90 मिनट्स में सेल जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, सेल डिवीजन की ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती है। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म अलग अलग लेंथ की, अलग अलग ड्यूरेशन की हो सकती है। तो सेल साइकिल की ड्यूरेशन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करती है एंड इट कुड बी डिफरेंट। Now let's move to very important part of this chapter, which is cell cycle, which is cell cycle and division। मतलब वही है पूरा चैप्टर, हमें यही पढ़ना है कि सेल कैसे डिवाइड होती है। तो जो सेल साइकिल होती है उसमें 2 फेजेस होते हैं मेनली, ब्रॉडली इट हैज 2 phases। नंबर 1 इंटरफेज एंड नंबर 2 एम फेज। बेसिकली यहाँ से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विथ माइटोसिस। क्या पढ़ाने जा रही हूँ मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ माइटोसिस। देयर आर 2 सेल डिवीजन। सेल जो होती है वो 2 तरीके से ही डिवाइड होती है, 2 ही डिविजन्स होते हैं, या तो माइटोसिस या तो मियोसिस। आपने सुना बहुत होगा लेकिन कभी कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन आज के बाद आपको समझ आने लगेगा कि माइटोसिस हो रहा है कि मियोसिस हो रहा है। माइटोसिस में क्या होगा, मियोसिस में क्या होगा, हम सब कुछ बहुत डिटेल में समझेंगे। तो अभी जो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, दैट इज माइटोसिस। मैं हमेशा माइटोसिस को समझाती हूँ एज अ ज़ेरोक्स। क्या होता है भाई ये ज़ेरोक्स का मतलब होता है फोटोकॉपी, सेम टू सेम। अगर एक सेल ऐसी है और इसने अगर माइटोसिस किया है, तो जो नई सेल बनेंगी माइटोसिस के बाद, हमेशा याद रखो आप, 2 नई सेल बनती हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर वाले की तरह ही होंगी, बिल्कुल सिमिलर टू दैट। फोटोकॉपी रिएक्शन, फोटोकॉपी वाला डुप्लीकेशन। तो फोटोकॉपी जो होता है दैट इज माइटोसिस। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोसिस, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल साइकिल। तो आप याद रखिए, सेल साइकिल अकर इन 2 phases। 2 फेज में सेल साइकिल होती है, नंबर 1 इंटरफेज एंड नंबर 2 एम फेज। नंबर 1 इंटरफेज एंड नंबर 2 एम फेज।
क्या 3 इवेंट होना है, मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, क्या 3 चीजें होनी है इनमें मिलाकर अगर हम देखें, 3 चीजें होनी है। नंबर 1 डीएनए रेप्लिकेशन, सेकेंड क्या होना है, सेकेंड आपको पता है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, एंड नंबर 3 डिविजन। ये 3 चीजें होनी है सेल साइकिल के अंदर। और अब कौन सी चीज किस फेज में हो रही है वो हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, अब मैं आपको इसी से डायग्राम से समझा देती हूँ और फिर मैं उसको एक अपने हाथ से ड्रॉ करके आपको एक डायग्राम समझाऊंगी। आप देखो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है सिंपल, और उसके अंदर आपको कुछ लेबलिंग्स दिख रही है, MG1 SG2 एंड I दिख रहा होगा अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देखो स्टार्ट कहाँ से करो। आप बाहर वाला सर्कल देखो, बाहर वाले सर्कल में, ये जो बाहर वाला सर्कल है दिस सर्कल, आपको इसमें मेजर पोर्शन में अगर बोलूँ 95% ऑफ द सर्कल आपको रेड कलर दिख रहा है एंड बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन है जो येलो है। देख रहा है, आप देख पा रहे हो, आपको पूरा जो है वो रेड है, वेरी स्मॉल अमाउंट या वेरी स्मॉल पार्ट इज येलो। तो ये जो बड़ा सा रेड है दैट इज द आई फेज, पूरा रेडिश वाला जो पार्ट है दिस इज डिपिक्टिंग द आई फेज, इंटरफेज। आई फेज का शॉर्ट फॉर्म होता है, इंटरफेज का शॉर्ट फॉर्म होता है आई फेज। तो आई फेज एंड द येलोइश पार्ट इज डिपिक्टिंग एम फेज। तो इससे आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे आपको ये क्लियर हुआ कि अगर हम किसी सेल साइकिल में देखें तो मेजर पोर्शन जो होता है वो कौन लेता है, इंटरफेज, और एम फेज बहुत ही छोटी सी ड्यूरेशन का होता है। तो अभी ड्यूरेशन के बारे में आपने क्या पॉइंट सीखा था कि सेल साइकिल की ड्यूरेशन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है। किसी ऑर्गेनिज्म में हो सकता है कि भाई वो 1 घंटे की है, और किसी में हो सकता है 1.5 घंटे की है, किसी में हो सकता है 24 घंटे की है। जितनी भी देर की सेल साइकिल होगी, उसमें से मेजर पोर्शन कौन सा फेज लेता है, आई फेज की एम फेज। तो मेजर 95% टाइम जो है वो लेता है आई फेज, 5% टाइम होता है जो सिर्फ कवर्ड बाय एम फेज, ओनली एंड ओनली 5% इज कवर्ड बाय एम फेज, बाकी 95% ऑफ द टाइम इज टेकन बाय आई फेज। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो मेजॉरिटी, ज्यादा देर चलने वाला पीरियड कौन सा होता है, फेज कौन सा होता है, आई फेज। 2 ही फेजेस होते हैं, आई फेज एंड एम फेज। जिसमें से जो ज्यादा देर तक चलता है दैट इज कौन सा वाला फेज, दैट इज होता है आई फेज। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आई फेज ही डिटेल में पढ़ाऊंगी, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एम फेज इन डिटेल। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आई फेज को बोलते हैं इंटरफेज या फिर रेस्टिंग फेज, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला फेज ये होता है। अब अगर हम बात करते हैं आई फेज की, तो इट इज द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस। अब सेल साइकिल में आप एक और चीज सीख लो, अगर हमें कभी भी कोई सा भी फेज डिस्क्राइब करना होता है तो हम कैसे करते हैं। सपोज दिस इज अ सेल साइकिल, ये क्या बन गया गंदा सा, ये एम फेज है और ये पूरा आई फेज है। ठीक है, तो अब आप कैसे डिफाइन करोगे आई फेज को, आप आई फेज को डिफाइन करोगे द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस, एक एम फेज और इसके बाद में घूम के दोबारा से जब दूसरा एम फेज स्टार्ट होगा, दोबारा से उसके बीच का जो टाइम पीरियड है दिस इज नोन एज आई फेज। तो इट इज द फेज बिटवीन सक्सेसिव एम फेजेस, सक्सेसिव एम फेजेस के बीच का जो फेज है इट इज द आई फेज। इट इंक्लूड्स सेल ग्रोथ एंड डीएनए सिंथेसिस। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, 3 चीजें होनी है, डीएनए का सिंथेसिस होना है, सेल की ग्रोथ होना है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ एंड थर्डली डिवीजन। तो आप ध्यान दो, जो 3 इवेंट सेल साइकिल में होने हैं उसमें से 2 किस फेज में होते हैं, उसमें से सेल की ग्रोथ, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ एंड डीएनए सिंथेसिस अकर्स इन आई फेज। तो आई फेज के अंदर 2 चीजें होती हैं, नंबर 1 डीएनए का सिंथेसिस एंड नंबर 2 सेल की ग्रोथ। तो अभी सबसे पहले तो यही याद करो कि आई फेज के अंदर क्या 2 चीजें होती हैं, आई फेज के अंदर होती है डीएनए का सिंथेसिस दैट इज रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ या फिर साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ।
इट लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। यही मैंने आपको समझाया ना। ये देखो इतनी बड़ी सी सेल साइकिल है, उसमें से मेजॉरिटी ज़्यादा देर, मतलब ज़्यादा देर क्या, ऑलमोस्ट पूरी देर के लिए कौन सा फेज रहता है, आई फेज। एम फेज बहुत ही छोटी सी देर के लिए आता है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एम फेज चलता है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात आपको। अब हम देखें अगर, तो आई फेज जो होता है, आई फेज को फर्दर 3 फेजेस में हमने डिवाइड किया है। कितने फेजेस में हमने डिवाइड किया है, हमने आई फेज को फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड किया है। दैट इज द गैप 1 फेज, G1 फेज, सेकेंड इज सिंथेसिस फेज या फिर S फेज, एंड थर्ड इज गैप 2 फेज या फिर G2 फेज। तो आई फेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट फेजेस। 3 डिफरेंट फेजेस अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, इस आई को तो हटाना पड़ेगा। दिस इज एम फेज। और अब मैं अगर आपको समझाऊं तो पूरा जो हमारा कौन सा फेज था, ये आई फेज था। मैंने आई फेज को फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया। दिस इज G1, दिस इज S फेज एंड दिस इज G2 फेज। तो ये G1, S प्लस G2 तीनों किसके फेजेस हैं, तीनों ही आई फेज के अंदर, इंटरफेज के अंदर आने वाले 3 डिफरेंट फेजेस हैं। अब आपको क्या पढ़ना है कि G1 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या होता है एंड G2 फेज में क्या होता है। और होंगी 2 ही चीज इन तीनों में। क्या 2 चीज होंगी, जल्दी बोलो, क्या 2 चीज होंगी इनमें, या तो इन तीनों फेज में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी या तो डीएनए सिंथेसिस होगा। क्योंकि अभी जस्ट आप पढ़ के आए हो कि जो हमारा आई फेज होता है उसमें 2 ही चीज होती हैं, सेल ग्रोथ एंड डीएनए सिंथेसिस। उसके अंदर सिर्फ 2 चीज होती हैं, सेल ग्रोथ एंड डीएनए सिंथेसिस। समझ में आई बात। तो अगर आप देखो इन तीनों फेजेस में क्या हो रहा है, तो आप यही याद रखो, क्योंकि आई फेज के अंदर आने वाले फेजेस हैं, तो या तो इसमें ग्रोथ होगी, डीएनए साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, और या तो इसमें रेप्लिकेशन होगा, मतलब या तो डीएनए बनेगा, और कुछ भी मेजर नहीं होगा। दूसरी चीज जो याद रखनी है अबाउट आई फेज, कि आई फेज जो होता है वो 95% ऑफ द सेल की ड्यूरेशन में चलता है, और बाकी जो टाइम है उस टाइम पे रहता है एम फेज। Now let's move forward and let's discuss G1 phase, also known as gap 1 phase. तो gap 1 को हम इसलिए G1 बोलते हैं because it's the first growth phase. G1 एक ऐसा फेज होता है जिसमें सेल पहली बार साइटोप्लाज्म को बढ़ाना शुरू करती है, क्योंकि उसको डिवाइड होना है। हमेशा इस तरीके से समझाती हूँ मैं इस बात को कि एक घर है, उसमें बंटवारा होना है। अभी उनके घर में एक ही टीवी था, एक ही फ्रिज था, एक एसी था, हर चीज़ एक था, एक ही वॉशिंग मशीन थी। लेकिन अब उनको अपने घर में बंटवारा करना है, तो उन्हें पहले हर चीज़ डबल करनी पड़ेगी। उनको टीवी 2 लानी पड़ेंगी, मतलब एक है और एक और लानी पड़ेगी, 2 करनी पड़ेंगी। उनको फ्रिज भी लानी पड़ेगी एक और, उनको वॉशिंग मशीन भी लानी पड़ेगी, उनको हर चीज़ 2 करनी पड़ेंगी। जब हर चीज़ डबल हो जाएंगी तब वो दोनों में इक्वली डिवाइड कर पाएंगे, तब वो दोनों में इक्वली डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इसीलिए G1 पहला ऐसा फेज होता है जब पहली बार सेल अपने साइटोप्लाज्म को बढ़ाना, डबल करना स्टार्ट करती है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली जाके 2 सेल में डिवाइड होना है। इट इज द इंटरवल बिटवीन। अब आप G1 को देखो कैसे डिफाइन करोगे, कितना आसान है। हाँ, कैसे डिफाइन करोगे आप G1 को? इट इज द फेज, इट इज द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। इट इज द फेज बिटवीन द माइटोसिस, एम फेज को हम लोग माइटोसिस फेज बोलते हैं। एम फेज को आप या तो सीधे बोलो G1 इज द फेज बिटवीन द एम फेज एंड द एस फेज, और या तो फिर आप बोल सकते हो इट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, माइटोसिस मतलब एम फेज, एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो मतलब यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो एस फेज है इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। G1 फेज में तो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। तो आप एस G1 को डिफाइन कर सकते हो, इट इज द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड द डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ G1 फेज? तो मेन इवेंट्स आर
कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द सेल, सेल कंटिन्यूअसली ग्रो करेगी, अपने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करेगी। सेल बिकम्स मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल का मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़ जाएगा, सेल मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी, क्योंकि उसको डिवाइड करना है तो डेफिनेटली इट विल बी मेटाबॉलिकली एक्टिव। प्रिपेयर्स मशीनरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। अब अगर आपका पेपर है, आपका एग्जाम है कल, तो आप उसकी तैयारी आज करोगे कि परसों करोगे? ऑब्वियसली बात है आज करोगे, परसों करने का तो कोई सेंस ही नहीं ना, क्योंकि कल तो एग्जाम हो जाएगा। तो जो भी अगला स्टेप होता है, इफ योर अगला स्टेप इज आर योर एग्जाम्स, तो आप उसकी तैयारी आज पहले से करोगे ना। तो इसका ये मतलब है कि जीवन फेज के बाद पक्के से डीएनए रेप्लिकेशन होना है, डीएनए का अमाउंट डबल होना है। क्या डबल होना है? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का अमाउंट तो डबल हो ही रहा है, लेकिन हमें न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का अमाउंट भी डबल करना पड़ेगा, तभी वो दो टुकड़े में बराबर बराबर डिवाइड हो पाएगी। तो साइटोप्लाज्म तो चलो हो रहा है, जीवन फेज में हो रहा है, बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जीवन के बाद अगला फेज आएगा एस फेज, उसमें डीएनए का अमाउंट डबल होगा। इसीलिए उसकी जो तैयारी है, उसकी जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन जीवन फेज, प्रिपरेशन फॉर दैट अकर इन जीवन फेज। सिंथेसाइजेस आरएनए एंड प्रोटीन, और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो जीवन फेज में साथ साथ में आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो अगर आप की पॉइंट्स में याद रखने वाले हैं तो 3 चीज़ें आपको सिर्फ याद रखनी है जीवन फेज में, 3 नहीं 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली बात बहुत अजीब है, कौन सी है पहली बात? पहली बात ये है कि जो जीवन फेज होता है वो आई फेज का एक फेज होता है। आई फेज के अंदर 3 फेजेस होते हैं, G1, S एंड G2, और जो जीवन फेज होता है उसमें से आई फेज का एक फेज है। ठीक है, ये तो चलो बहुत लेम बात होगी, आपको ऐसी याद है। अब हम याद करते हैं इसके 3 इवेंट। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है कि जो हमारी सेल होती है उसमें साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। जीवन फेज में क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। सेकेंड चीज क्या होती है? प्रोटीन्स एंड आरएनए का सिंथेसिस होता है। एंड थर्ड जो इसमें चीज़ होती है वो क्या होता है? वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। अगला स्टेप क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन है तो सेल उसके लिए खुद को रेडी करता है, प्रिपेयर करता है। समझ आ गई बात? क्लियर विद जीवन फेज? तो नाउ अगर जीवन फेज समझ में आ गया है तो हम अगले फेज की तरफ चलते हैं जो कि है एस फेज, विच इज नोन एज सिंथेटिक फेज। एस फेज और सिंथेटिक फेज। अब क्या होता है ये एस फेज? S phase is the phase in which DNA replication takes place. नहीं समझ आता है तो एक बात समझो, ये एक सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है यहाँ पे डीएनए, ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा क्या है? साइटोप्लाज्म है, पूरा साइटोप्लाज्म है। अब इस सेल को अगर डिवाइड होना है यार 2 टुकड़े में, तो सीधी सी बात है इसको अपना साइटोप्लाज्म भी बढ़ाना पड़ेगा, इसको अपना साइटोप्लाज्म भी बढ़ाना पड़ेगा, और इसको अपना अंदर डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जो है इसको वो भी बढ़ाना पड़ेगा। साइटोप्लाज्म बढ़ाना पड़ेगा, इसको अपना डीएनए या जेनेटिक मटेरियल भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इन शॉर्ट समझ में आ गई ये वाली बात। अब साइटोप्लाज्म जो था, ये बाहर वाला जो माल था साइटोप्लाज्म, ये तो बढ़ गया था जीवन फेज में। अब हम आ गए एस फेज में। तो एस फेज में क्या हो रहा है? एस फेज में ये न्यूक्लियस के अंदर वाला जेनेटिक मटेरियल या डीएनए जो है वो डबल होता है बाय द प्रोसेस नोन एज रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज। बस इतनी सी बात याद रखनी है एस फेज की। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ जाता है। सपोज इस वाली सेल के अंदर अभी एस फेज में नहीं गई, अभी जीवन फेज में है, इसके अंदर डीएनए का अमाउंट था हमारा C। डीएनए का अमाउंट कितना था? C। डीएनए का अमाउंट C था, और अब ये सेल ने एस फेज को पार कर लिया, इसने एस फेज को क्रॉस कर लिया। तो अब इस सेम सेल में जो डीएनए का अमाउंट होगा वो डबल हो जाएगा, और वो हो जाएगा 2C। वो क्या हो जाएगा? 2C। डबल अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कभी नहीं बढ़ते हैं, ये बात आप ध्यान रखो। अगर यहाँ पे नंबर 23 था क्रोमोसोम का, तो क्रोमोसोम का नंबर यहाँ भी 23 रहेगा, लेकिन यहाँ पे अमाउंट C था, तो मतलब सपोज अभी यहाँ पे 23 क्रोमोसोम ऐसे थे,
ऐसे ऐसे, ये 23 क्रोमोसोम इस टाइप के थे। आफ्टर एस फेज अब जो 23 क्रोमोसोम बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे, 1 2 3 4। समझ गए आप? तो बिफोर एस फेज भी 23 क्रोमोसोम है, आफ्टर एस फेज भी 23 क्रोमोसोम है। तो क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ता है एस फेज में? नो, नेवर। एस फेज में सिर्फ और सिर्फ अमाउंट बढ़ जाता है, कि अगर यहाँ पे सी है, इसको हम मिला के सी बोल रहे हैं, तो आप देखो यहाँ पे हमें 2C बोलना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर एस फेज अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल्स ड्यू टू डीएनए रेप्लिकेशन। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल बट क्रोमोसोम नंबर इज नॉट इंक्रीज। तो ये बात ध्यान रखो, हमेशा दो बातें एस फेज के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है लेकिन नंबर नहीं बढ़ता। इन एनिमल सेल्स रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है एस फेज में, दैट इज सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल क्या होता है? सेंट्रियोल जो होता है सेल ऑर्गेनल होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, उससे स्पिंडल फाइबर इमर्ज होते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे स्पिंडल फाइबर का क्या रोल है। तो सेंट्रियोल इज द सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। तो हो क्या रहा है एस फेज में? तीन चीजें फिर से। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन। सेकेंड चीज क्या हो रही है भाई, यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो रहा है लेकिन नंबर सेम है। थर्ड चीज साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है, उसकी कॉपी बन रही है। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा है। समझ में आई दोनों बातें कि नहीं आई? नहीं आई तो एक बार लिख के समझा देते हैं। मैंने क्या बोला, एस फेज में क्या होता है, यहाँ पे समरी लिख दे रही हूं मैं। न्यूक्लियस में क्या हो रहा है? न्यूक्लियस में डीएनए का रेप्लिकेशन। न्यूक्लियस में डीएनए का रेप्लिकेशन। एंड साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। ठीक है, पक्का क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं एस फेज में। ओके ओके, तो ये बस चीज है, पूरी समरी है कि ये दो इवेंट एस फेज में होते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखना है। देयर आर टू इवेंट्स दैट अकर इन एस फेज। आ गया समझ? चले, तो एस फेज होता है यहाँ खत्म। और अब नेक्स्ट फेज कौन सा होगा? तो अब आपको इसका आंसर पता है। अब अगला फेज होगा G2 फेज और द गैप 2 फेज। अगेन व्हाट विल हैपन इन द गैप 2 फेज? सेकेंड ग्रोथ फेज। G1 क्या था? फर्स्ट ग्रोथ फेज। तो G2 हो जाएगा सेकेंड ग्रोथ फेज। वहां क्या हो रहा था? सेल की ग्रोथ हो रही थी, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। सिमिलर सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन कंटिन्यू। जो G1 में हो रहा था वही सेम G2 में हो रहा है। बस एक डिफरेंस आ गया। वो डिफरेंस क्या है? G1 फेज में सेल प्रिपेयर हो रही थी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन G2 फेज में सेल प्रिपेयर हो रही है फॉर माइटोसिस। इतना सा डिफरेंस है G1 एंड G2 में। G2 के स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे G1 के स्पेसिफिकेशंस लिख देती हूँ आपको, ताकि कंपैरेटिव स्टडी हो जाए। तो G1 को हम क्या बोल रहे थे? फर्स्ट ग्रोथ फेज। और G2 को क्या बोलते हैं? सेकेंड ग्रोथ फेज। यहाँ पे भी क्या होता है? यहाँ पे भी सेल ग्रोथ होती है। सेल ग्रोथ स्टार्ट होती है बिकॉज ये G1 है, तो पहली बार सेल ग्रोथ देखने को मिलती है G1 में। यहाँ पे सेल ग्रोथ कंटिन्यूस रहती है। यहाँ पे भी आरएनए एंड प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। आरएनए एंड प्रोटीन्स का यहाँ पे सिंथेसिस होता है। एंड लास्टली यहाँ पे सेल खुद को प्रिपेयर करती थी। सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। सेल खुद को प्रिपेयर कर रही है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, और लेकिन सेल यहाँ पे खुद को प्रिपेयर कर रही है फॉर द एम फेज, दैट इज माइटोसिस। डिफरेंस समझ में आया? दोनों में क्या डिफरेंस है ना? और बाकी दोनों चीजें सेम है।
तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट आई फेज। समराइज करते हैं आई फेज को। आई फेज में सबसे पहले आता है जीवन फेज। तो आई फेज में क्या दो चीजें होने वाली है? आई फेज में सिर्फ दो चीजें होने वाली है। नंबर 1 डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और दूसरी चीज होगी सेल की ग्रोथ। दूसरी चीज क्या होगी? सेल की ग्रोथ होगी। 3 में से पूरी सेल साइकिल में सिर्फ 3 चीजें होनी है, उसमें से भी 2 चीजें आई फेज में ही हो जा रही हैं। आई फेज में भी अगर मैं आपको पूछूं सेल ग्रोथ किस में हो रही है, तो आप मुझे आंसर करेंगे मैम इन G1 फेज एंड इन G2 फेज। डीएनए रेप्लिकेशन किस में हो रहा है? तो डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग इन S फेज। दिस इज द समरी, बेसिक समरी। तो G1 G2 फेज क्या होते हैं? ग्रोथ फेजेस होते हैं। डीएनए उसमें आरएनए प्रोटीन्स बनते हैं, ग्रोथ होती है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। बाकी अगर एस फेज की बात करें तो उसमें क्या होता है? उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है साइटोप्लाज्म में, और न्यूक्लियस में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाता है। एंड दिस इज एवरीथिंग अबाउट आई फेज। आई फेज रेस्टिंग फेज होता है, बहुत देर का होता है, 95% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन वही चलता रहता है, लंबा सा फेज होता है। सेल इसमें सिर्फ प्रिपेयर हो रही होती है डिवाइड करने के लिए। जो तीसरी चीज होती थी, मैंने आपको क्या समझाया था? डिवीजन। अब जो एम फेज की कहानी होगी इसके बाद, जो हम पढ़ेंगे आई फेज के बाद एम फेज, दैट विल बी होल एंड सोल इज फॉर डिवीजन ऑफ द सेल। उसमें से हम सिर्फ ये सीखेंगे कि सेल कैसे अब फाइनली डिवाइड करेगी। पूरी तैयारी किसमें हो चुकी है? इन द आई फेज। नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज जस्ट द सेल टू डिवाइड। अब सिर्फ सेल का डिवाइड होना रह गया है, बाकी पूरी कहानी यहाँ तक खत्म हो चुकी है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? तो ठीक है, याद हो गया होगा आपको। चीज़ें बहुत आसान है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप थोड़ा इसे कहानी की तरह पढ़ेंगे। मैं आपको पहले ही बोल दे रही हूँ कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर को आपको लाइक अ स्टोरी याद करना है कि अभी ये हुआ, साइकिल ऑफ इवेंट्स आपको नहीं भूलना है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, क्योंकि सेल साइकिल में इवेंट्स ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है आई फेज में तो अपने डाउट्स को मेंशन करो। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे एम फेज। हम उसमें सेल साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। हमने आई फेज पढ़ लिया और अब हम पढ़ेंगे एम फेज। ठीक है, तो बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक, और स्टेप अप एकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।